जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द नेपोलियन बोनापार्ट यूट्यूब चैनल पे। आइए शुरू करते हैं अमर शहीद भगत सिंह की जीवनी और इसका अगला अध्याय। हमने अब तक भगत सिंह के बारे में बहुत कुछ जाना, अब आगे देख सुनते हैं। प्रोफेसर जयचंद के माध्यम से भगत सिंह का परिचय बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ हुआ। इनमें वे सचिंद्र नाथ सन्याल से सबसे अधिक प्रभावित हुए। वे भी भगत सिंह को बहुत स्नेह करते थे तथा उनका मार्गदर्शन करते थे। इस प्रकार क्रांतिकारियों के साथ उनका संपर्क बढ़ने लगा। वर्ष 1923 में भगत सिंह ने FA पास करके आगे की पढ़ाई के लिए BA में प्रवेश लिया, परंतु परिवार में उनके विवाह को लेकर सुगबुगाहट होने लगी थी। भगत सिंह अपनी दादी जय कौर के बहुत लाडले थे। जगत सिंह की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना सारा स्नेह भगत सिंह पर उड़ेल लिया था। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मृत्यु से पूर्व वे अपने पोते का विवाह देख जाएं। यद्यपि किशन सिंह अपने पुत्र के इरादों को जानते थे, फिर वे चाहते थे कि भगत सिंह विवाह करके खेती बाड़ी के कार्य में जुट जाएं। इसलिए उन्होंने उनका विवाह सरगोदा जिले के मानवाला गांव में रहने वाले सरदार तेजा सिंह नामक एक अमीर सिख की बहन के साथ तय कर दिया। तेजा सिंह एक बार भगत सिंह को देखना चाहते थे। किशन सिंह ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी तक उन्होंने भगत सिंह को सगाई के विषय में कुछ नहीं बताया था। निर्धारित दिन तेजा सिंह अपने कुछ संबंधियों के साथ भगत सिंह से मिलने आ पहुँचे। पुत्र का स्वभाव जानते हुए विद्यावती मन ही मन भयभीत हो रही थी। उन्हें डर था कहीं भगत सिंह कोई ऐसी वैसी बात करने के होने वाले संबंधियों को नाराज न कर दे। लेकिन लेकिन घर में मेहमानों के आने से लेकर उनकी वापसी तक भगत सिंह बहुत अच्छी तरह से पेश आए। वे सभी के साथ हंसते मुस्कुराते बातें करते थे। पिता के कहने पर वे तेज सिंह को अपनी खेती बाड़ी भी दिखा लाए थे। भगत सिंह ने अपने व्यवहार से सबका मन मोह लिया था। दोपहर को दोपहर को भोजन करके उन्होंने थोड़ा आराम किया और फिर लौटने की तैयारी करने लगे। भगत सिंह ने तांगा निकाला और मेहमानों को छोड़ने चल दिए। चलने से पूर्व तेजा सिंह ने किशन सिंह का हाथ पकड़कर गदगद होते हुए कहा, भगत सिंह बहुत ही गुणी, खुशमिजाज और परिश्रमी है। मुझे विश्वास है कि मेरी बहन इस घर में हमेशा सुखी रहेगी। अब जल्दी सी सगाई की तारीख निश्चित कर लेंगे। सगाई की बात सुनकर भगत सिंह चौंक पड़े, लेकिन उस समय कुछ पूछना उन्हें उचित नहीं लगा, अतः उन्होंने चुपचाप घोड़े को सर पर दौड़ा दिया। मेहमानों को छोड़कर भगत सिंह शीघ्र लौट पड़े। उनका मन उद्विग्न था। वे जल्दी जल्दी घर पहुंचकर पिता से अपने विवाह के बारे में बात करना चाहते थे। घर पहुंचकर वे सीधे पिता के कमरे में गए और सीधे प्रश्न किया, पिताजी, आप तेजा सिंह जी के साथ किसके विवाह की बात कर रहे थे? मैंने तुम्हारा विवाह उसकी बहन के साथ तय कर दिया है। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता, भगत सिंह ने सपाट शब्दों में कहा। लड़की सुंदर और गुणी है, फिर तुम विवाह क्यों नहीं करना चाहते? जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक विवाह नहीं करूँगा, भगत सिंह ने बात शीघ्र समाप्त करने के लिए कहा। इसके लिए तुम्हें कौन मना कर रहा है? शादी कर लो और फिर पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो। किशन सिंह इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन मैंने सुना है कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। कम से कम लड़की का मैट्रिक पास होना जरूरी है। मैं एक अनपढ़ लड़की से विवाह नहीं करूँगा। भगत सिंह ने दूसरा पैंतरा अपनाया। पढ़ी लिखी लड़की क्या सबसे अलग होती है? क्या उसके बच्चे जन्मजात ही पढ़े लिखे होते हैं? तुम्हारी दादी और माँ भी अधिक पढ़ी लिखी नहीं हैं। क्या उन्होंने घर परिवार नहीं संभाला? लेकिन मैं विवाह नहीं करना चाहता। देश मुझे बुला रहा है। मैंने तन मन धन से राष्ट्र की सेवा करने की प्रतिज्ञा की है। हमारा परिवार देशभक्ति से परिपूर्ण है और मैं उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहता हूँ। भगत सिंह के मुख से सत्य बाहर आ ही गया। भगत, तुम्हारी दादी और माँ की इच्छा है कि तुम विवाह करो, इसलिए तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक विवाह के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसी में उनका सम्मान है, किशन सिंह ने थोड़ा नरम होते हुए कहा।
पिताजी, एक देशभक्त होने के बाद भी आप पारिवारिक भावनाओं को महत्व दे रहे हैं, जबकि संपूर्ण देश देशभक्तों से अपने उद्धार की आशा लगाए बैठा है। हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। भगत, इस विषय में मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैंने तेज सिंह को वचन दिया है, अब यह विवाह होकर ही रहेगा। किशन सिंह ने अपना निर्णय सुना दिया। भगत सिंह ने पहले ही विवाह न करने का निर्णय ले लिया था। वे अपना संपूर्ण जीवन पारिवारिक बंधनों में न उलझाकर देश के लिए समर्पित करना चाहते थे और वे अपने निश्चय पर अटल थे। लेकिन इस समय उन्हें बचने का कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा था। ऐसी स्थिति में उन्हें सचिंद्रनाथ का स्मरण हो आया। उन्हें उसी समय कागज कलम उठाया और एक पत्र लिखकर उन्हें अपनी स्थिति में अवगत कराया, साथ ही मार्गदर्शन करने की भी प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में सचिंद्रनाथ ने भगत सिंह का मार्गदर्शन करते हुए कहा था, विवाह करना या न करना यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि विवाह के उपरांत देश के लिए बड़ा कार्य करना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। पारिवारिक बंधन सनय सनय तुम्हें इतना जकड़ लेगा कि तुम राष्ट्रीयता और देशभक्ति से बहुत दूर हो जाओगे। यदि तुमने स्वयं को देश के लिए समर्पित कर दिया तो विवाह के बंधन को अस्वीकार कर दो। देश को तुम्हारी आवश्यकता है। लाखों लोगों की आशाएं तुम पर टिकी हैं। उससे विमुख होकर विवाह करना देशद्रोह के समान है। भगत, यह प्रस्ताव अस्वीकार करने के बाद भी परिवार द्वारा तुम पर विवाह का दबाव निरंतर डाला जाता रहेगा। उचित यही है कि तुम घर परिवार छोड़ दो। देशभक्तों को मातृभूमि के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि तुम्हें यह बात स्वीकार हो तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूँ। सचिंद्रनाथ के पत्र ने भगत सिंह के भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। मन ही मन कुछ सोचते हुए वे अपने कमरे में जाकर सो गए। सूरज की किरणों ने जैसे ही धरती को छुआ, प्रकृति में चारों ओर हलचल आरंभ हो गई। पेड़ पौधे अंगड़ाइयाँ लेते हुए तनकर खड़े हो गए। मंद मंद बहती हवाएं उनके पत्तों को छूकर ससराहट का शोर करने लगी। पक्षियों की चहचहाट से आकाश गूंजने लगा। नदियाँ कल कल का मधुर तान छोड़ने लगीं। ऐसे ही हलचल सरदार किशन सिंह के घर में थी। भगत सिंह की सगाई का दिन तय हो चुका था। कितने वर्षों के बाद घर में फिर से शहनाई गूंजेगी, यह सोच सोच कर जयकौर प्रसन्न हो रही थी। पूरा घर सगाई की तैयारी में जुट गया था। सूरज सिर पर चढ़ आया है, लेकिन अभी तक भगत सोकर नहीं उठा। जयकौर के कहने पर विद्यावती भगत सिंह को उठाने उनके कमरे में गई, लेकिन बिस्तर खाली था। भगत सुबह सवेरे टहलने गया होगा, यह सोचकर विद्यावती भी दैनिक कार्यों में लग गई। लेकिन जब बहुत देर हो गई और भगत सिंह नहीं लौटे तो विद्यावती को चिंता होने लगी। उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों से भगत सिंह के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी सुबह से उसे नहीं देखा था। दोपहर को किशन सिंह भोजन करने बैठे तो विद्यावती ने धीरे से पूछा, आपने क्या भगत को कहीं भेजा है? किशन सिंह ने चौंक कर पूछा, नहीं। क्यों, क्या हुआ? सुबह से उसका कोई अता पता नहीं है। पहले तो बिना बताए कहीं नहीं गया। मुझे तो चिंता हो रही है। जयकौर ने सारी बात बताई। किशन सिंह ने हंसते हुए कहा, माँ तुम चिंता मत करो, ऐसे ही दोस्तों के पास गया होगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। आ तो जाएगा, लेकिन इस प्रकार बिना बताए जाना ठीक नहीं है। कल उसकी सगाई है, लड़की वालों को पता चलेगा तो वे क्या सोचेंगे। तुम उसे ढूंढ कर मेरे पास ले आओ। वह लाहौर में सुखदेव या भगवती के साथ ही होगा। विद्यावती ने ढूंढने की जगह बता दी। भोजन के बाद किशन सिंह लाहौर जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ रुपए साथ रखने के लिए उन्होंने अलमारी खोली तो विस्मित रह गए। वहाँ रुपए नहीं थे। उन्होंने विद्यावती से पूछा, परंतु निराशा हाथ लगी। किशन सिंह के मन में संदेह गहराने लगा। भगत सिंह और रुपया का गायब होना उन्हें खटक रहा था। फिर भी तसल्ली करने के लिए उन्होंने पूरी अलमारी छान डाली, मेज पर रखी पुस्तकें उलट पुलट दी, लेकिन रुपए नहीं मिले। तभी उनकी दृष्टि मुड़े हुए एक कागज पर पड़ी। किशन सिंह का कागज उठा लिया। वह एक पत्र था जो भगत सिंह ने अपने पिता के नाम लिखा था। पत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा था, पूज्य पिताजी नमस्ते। अपनी ज़िंदगी मैं आज़ादी की लड़ाई के नाम कर चुका हूँ, इसलिए मेरी ज़िंदगी में आराम और दुनिया के दूसरे आकर्षणों का कोई महत्व नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए सौंप दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगे। भगत सिंह। किशन सिंह का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वे धम्म से नीचे बैठ गए। पत्र उनके हाथ से छूटकर पहले ही नीचे गिर चुका था। पति की ऐसी हालत देखकर विद्यावती भयभीत हो गई। उन्होंने जल्दी से पत्र उठाया और धड़कते मन से पढ़ा।
पत्र समाप्त होते होते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस अप्रत्याशित आघात से पल भर वे कुछ भी नहीं बोल सकीं। फिर स्वयं को संयत करते हुए पति को लाहौर जाकर भगत सिंह को ढूंढने के लिए कहा। किशन सिंह टूटे स्वर में बोले, उसे ढूंढने का कोई लाभ नहीं है, वह नहीं मिलेगा। अब तक वो लाहौर से भी कहीं दूर चला गया होगा। विद्यावती को उनकी बात ठीक लगी। पंछी आकाश में उड़ान भर चुका था और पीछे अपने निशान छोड़ गया था। लाहौर में भगत सिंह के होने की बात असंभव थी, लेकिन फिर भी माँ के हृदय को समझाना किशन सिंह के वश में नहीं था। उनके मन में आस थी कि उनका बेटा मिल जाएगा, और वे माँ की इस आस को तोड़ना नहीं चाहते थे। अतः दोनों पति पत्नी पुत्र की खोज में लाहौर पहुँच गए। नेशनल कॉलेज में पूछताछ की गई। सुखदेव, भगवती व यशपाल से पूछा। किसी को उनकी कोई जानकारी नहीं थी। किशन सिंह का कथन सत्य था। भगत सिंह बहुत पहले ही लाहौर छोड़ चुके थे, लेकिन विद्यावती को विश्वास था कि लाहौर में ही हैं। इसी बीच वे ग्वाला मंडी के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास भी गईं। ज्योतिषी ने भगत सिंह का कोई कपड़ा लाने के लिए कहा। दूसरे दिन भगत सिंह की एक पगड़ी लेकर विद्यावती पुनः ज्योतिषाचार्य के पास पहुंची। ज्योतिषाचार्य ने पगड़ी को देखा और कुछ देर तक सोचने के बाद गंभीर स्वर में बोले, आपका पुत्र कुछ दिनों में ही लौट आएगा। लेकिन पुत्र के लौटने की बात सुनकर विद्यावती के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ गए, परंतु पंडित जी द्वारा लेकिन शब्द सुनकर वे थोड़ा भयभीत होकर बोली, लेकिन क्या पंडित जी? लेकिन घर लौटने पर भी वो अधिक दिन तक आपके पास नहीं रहेगा, वह फिर से चला जाएगा। भगत सिंह के पुनः जाने की बात ने उन्हें सन्न कर दिया। पंडित जी, क्या उसे बात कर रखने का कोई उपाय नहीं है? विद्यावती ने आशा भरे नेत्रों से देखा। पंडित जी बोले, आपके पुत्र की जिंदगी बड़ी अद्भुत है, उसका भाग्य बड़ा ही विचित्र स्थिति उत्पन्न करेगा, उसे बात कर रखना किसी के वश में नहीं है। कैसी स्थिति महाराज? विद्यावती ने उत्सुक होकर पूछा। वह या तो तख्त पर बैठेगा या फिर। पंडित जी एक पल के लिए चुप हो गए। माँ का हृदय धड़का। उन्होंने डरते डरते पूछा, या फिर क्या पंडित जी? या फिर तख्त पर झूलेगा? पंडित जी ने अपनी बात पूरी की। विद्यावती की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हाथ पैर कांपने लगे। चेहरा पसीने से नहा उठा। ऐसा लगा मानो 100 सर्पों ने अपने विष को उनके शरीर में उतार दिया है। घर छोड़ने के साथ भगत सिंह पूरी तरह से क्रांति की लड़ाई में कूद पड़े। सचिंद्रनाथ के परामर्श पर वे लाहौर से भागकर कानपुर आ गए और बलवंत सिंह के नाम से रहने लगे। यहाँ वे योगेश चंद्र चटर्जी के साथ काम कर रहे थे, जो कानपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालक थे। यही उनका परिचय सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, बटुकेश्वर दत्त और अजय घोष तथा विजय कुमार सिन्हा जैसे क्रांतिकारियों के साथ हुआ। बाद में बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह को बांग्ला भाषा में पारंगत कर दिया। धन का अभाव था, इसलिए भगत सिंह अखबार बेचकर गुजर बसर कर रहे थे। इसके अतिरिक्त छोटे मोटे पत्रों में बलवंत सिंह के नाम से उनके लेख भी प्रकाशित हो रहे थे। भगत सिंह रामनारायण बाजार में रहते थे। यह बाजार बंगाली लोगों का गढ़ था। इतने बंगालियों के बीच में एक सिख का रहना किसी के भी संदेह का कारण बन सकता था। पुलिस के कुछ सिपाही भी उनके मकान के आसपास टोह लेते दिखाई दिए थे। ऐसे में भगत सिंह की जगह बदलने की आवश्यकता थी। इसी बीच प्रताप प्रेस के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक पत्र में बलवंत सिंह द्वारा लिखित लेख पढ़े। वे उनकी लेखनी से अत्यंत प्रभावित हुए। पूछताछ करने पर पता चला कि बलवंत सिंह उनकी प्रेस में कार्यरत सुरेश चंद्र भट्टाचार्य का परिचित है। उन्होंने उनसे बलवंत सिंह के विषय में पूछा। प्रश्न सुनकर सुरेश चंद्र हड़बड़ा गए, फिर संयत होकर बोले, जी हाँ, बलवंत सिंह को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लिखने के अतिरिक्त बलवंत सिंह कहीं नौकरी भी करता है। अभी नहीं, उसे नौकरी की तलाश है, लेकिन वह नहीं करे नौकरी करेगा जहाँ रहकर वह देश की सेवा कर सके। ठीक है, कल आप उन्हें यहाँ ले आइए, मैं उनके रहने की व्यवस्था यहीं कर दूंगा, लेकिन पुलिस की उन पर कड़ी नज़र है। सुरेश चंद्र ने संदेह प्रकट किया। आप चिंता न करें, मैं पत्रकारिता के कार्य से उन्हें दिल्ली भेज दूंगा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनके संदेह का निवारण किया। उसी शाम सुरेश चंद्र जी ने भगत सिंह को बताया कि कल दोपहर गणेश शंकर विद्यार्थी ने उन्हें प्रताप के कार्यालय में बुलाया है। उन दिनों प्रताप समाचार पत्र बहुत लोकप्रिय था। लोगों के बीच में उसकी गहरी पैठ थी। उसके संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी का लोग हृदय से सम्मान करते थे। ऐसे महान व्यक्ति ने उन्हें मिलने के लिए क्यों बुलाया है, यह सोचकर भगत सिंह विस्मित थे। निर्धारित समय पर
भगत सिंह उनके सामने जा पहुँचे। विद्यार्थी जी के संकेत पर वे एक कुर्सी पर बैठ गए। दोनों के बीच में वार्तालाप आरंभ हुआ। प्रश्न विद्यार्थी जी ने आरंभ किया, बलवंत, आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की है? मैं बीए प्रथम वर्ष तक ही पढ़ा हूँ। मैंने सुना है कि आप बड़ी कुशाग्र बुद्धि के हैं, फिर बीच में कॉलेज क्यों छोड़ दिया? विद्यार्थी जी ने अगला प्रश्न किया। कुछ पारिवारिक समस्या के कारण। आपकी लिखने में रुचि है? जी हाँ, मैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में लिख लेता हूँ। विद्यार्थी जी द्वारा पूछे गए प्रश्न व्यक्तिगत थे। कहीं ये मेरी वास्तविकता तो नहीं जान गए? यहाँ से जल्दी चले जाना ही मेरे लिए उचित है। यह सोचकर उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। अभी आप कैसे जा सकते हैं? विद्यार्थी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। भगत सिंह का दिल धड़का। अभी उन्हें पकड़कर घर भेज देंगे। चेहरे पर घबराहट दिखने लगी। यह देखकर विद्यार्थी जी उठे और हंसते हुए उनका कंधा थपथपाकर बोले, हमारा दफ्तर शाम को बंद होता है। हमारा दफ्तर शाम को बंद होता है। तब तक यहाँ तब तक आप यहीं काम करें। आपकी नौकरी आज से शुरू हो गई है, लेकिन क्या आप यहाँ काम करना पसंद करेंगे? आपके साथ काम करना मेरा सौभाग्य होगा। मैं सहर्ष तैयार हूँ। भगत सिंह ने स्वीकृति दे दी। इस प्रकार भगत सिंह प्रताप में काम करने लगे। इसी बीच दिल्ली में दंगे हुए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने भगत सिंह को प्रताप का संवाददाता बनाकर दिल्ली भेजा। भगत सिंह ने इस कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पूर्ण किया। दंगों पर लिखा गया उनका लेख प्रताप के 2 अंकों में प्रकाशित हुआ। यह लेख इतना प्रभावशाली था कि पत्र के प्रकाशन के साथ ही बलवंत सिंह का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। चूँकि प्रताप क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ समाचार पत्र था, इसलिए इसमें विभिन्न प्रकार का क्रांतिकारी साहित्य प्रकाशित होता था। यहाँ नौकरी करते हुए भगत सिंह का संपर्क अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। स्वयं गणेश शंकर विद्यार्थी भी क्रांतिकारी विचारधारा के सूत्रधार थे। अतः वे अक्सर भगत सिंह को ज्वलंत लेख लिखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। सहयोग पाकर भगत सिंह ने अपनी लेखनी का मुख खोल दिया और जोशीले लेख लिखकर लोगों को जागरूक करने लगे। दशहरा निकट आ गया था। इस उपलक्ष्य में प्रतापगढ़ में एक विशाल मेला लगता था, जिसे दूर दराज से लोग देखने आते थे। अवसर उपयुक्त था। प्रताप प्रेस में विज्ञापनों के रूप में क्रांतिकारी साहित्य छापा गया और उसे मेले में बांटने की जिम्मेदारी भगत सिंह को सौंपी गई। भगत सिंह 5 साथियों के साथ छद्म वेश धारण करके मेले में पहुंचे और घूम घूम कर विज्ञापन बांटने लगे। पुलिस को विश्वास था कि क्रांतिकारी इस मेले में किसी संदिग्ध कार्य को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए सादे वस्त्रों में कुछ सिपाही मेले में घूम रहे थे। विज्ञापन पढ़कर वे सतर्क हो गए और भगत सिंह को साथियों सहित घेर लिया, लेकिन इस 10 की दड़ मिलकर भी एक सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते। भगत सिंह का संकेत पाते ही उनके साथी सिपाहियों पर टूट पड़े। कुछ ही देर में सिपाही जमीन पर गिर धूल चाट रहे थे और भगत सिंह साथियों सहित फरार हो चुके थे। इस घटना के बाद से भगत सिंह अंग्रेज अधिकारियों की आंखों की किरकिरी बन गए। अब उनका कानपुर में रहना खतरे से खाली नहीं था। यह बात गणेश शंकर विद्यार्थी भी भली भांति जान चुके थे। अतः उन्होंने उन्हें अलीगढ़ जिले के सादीपुर ग्राम के नेशनल स्कूल में हेडमास्टर बनाकर भेज दिया। उनके रहने की व्यवस्था वहीं के स्थानीय नेता ठाकुर टोल सिंह के घर कर दी गई। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे परम विद्वान एवं महान क्रांतिकारी के सानिध्य प्रताप प्रेस के कार्यालय और कानपुर को अलविदा कहकर भगत सिंह अलीगढ़ की ओर प्रस्थान कर गए। भगत सिंह के जाने के बाद से उनके घर में मातम छा गया था। उन्हें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विवाह के लिए दबाव डाले जाने पर भगत सिंह इतना कठोर कदम उठा लेंगे, परंतु होनी को भला कौन टाल सकता है। आकाश में उन्मुक्त विचरण वाले इस पंछी के जीवन में ईश्वर ने पारिवारिक सुख नहीं लिखा था। सबने किसी न किसी तरह से अपने आप को समझा लिया था, लेकिन दादी जयकौर का मन बोझ से दबा जा रहा था। उनकी जिद के कारण भगत सिंह को घर छोड़कर जाना पड़ा। इस बात से उन्हें गहरा सदमा लगा था। इसके फलस्वरूप उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। पोते को देखने की इच्छा उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। माँ के मन की बात किशन सिंह अच्छी तरह से जानते थे। अतः उन्होंने वंदे मातरम नामक समाचार पत्र में एक विज्ञापन छपवाया, भगत सिंह जहाँ भी है जल्दी लौट आए, उनकी दादी सख्त बीमार हैं। यह विज्ञापन गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी पढ़ा था, लेकिन बलवंत सिंह के वास्तविक परिचय से अनभिज्ञ थे। उस समय तक भगत सिंह सादीपुर की ओर से रवाना हो चुके थे, इसलिए वे भी इससे अनभिज्ञ रहे। गांव की सीमा पर सादीपुर नाम पट्ट देखकर भगत सिंह मन ही मन मुस्कुराए, लेकिन दूसरे ही क्षण उनका हंसमुख चेहरा उदासी से मुरझा गया। उनका घर, वहाँ के ममतामयी लोग उन्हें तीव्रता से याद आने लगे। उनके इस प्रकार चले आने से माँ, पिताजी, दादी जी, दादाजी, चाची जी, अमरो सब कितने दुखी हुए होंगे। उनकी आंखें भर आईं।
लेकिन फिर संभल कर उन्होंने स्वयं को यादों से अलग किया और आगे बढ़ गए। नया गांव, नया घर, नया वातावरण, नया कार्य। ठाकुर टोल सिंह ने भगत सिंह की बहुत आवभगत की और उनके रहने के लिए एक साफ सुथरे कमरे की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे स्कूल के कामकाज में उनका मन रमने लगा। हंसमुख स्वभाव, प्रसन्नचित्त व्यवहार और शुद्धता ने शीघ्र ही उन्हें छात्रों के बीच लोकप्रिय बना दिया। वे उनकी एक आवाज़ पर सर्वस्व निछावर करने को तत्पर रहते। उनके मार्गदर्शन में छात्र राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषयों का अध्ययन करने लगे। पढ़ाने के अतिरिक्त भगत सिंह ने स्कूल में वक्तृत्व सभा, निबंध प्रतियोगिता, खेल आदि पर भी सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित किया। वे उपलब्ध साधनों द्वारा बच्चों में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना भरने लगे। यद्यपि यहाँ भगत सिंह को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी, फिर भी मन बेचैन था। बार बार घर की याद उनके मन मस्तिष्क को झकझोर जाती। घर परिवार के बारे में जानने के लिए व्याकुल हो उठते। साहस एकत्रित करके उन्होंने एक पत्र लिखा। लिखते समय उन्होंने केवल कुशल मंगल लिखने का निश्चय किया था, लेकिन कागज पर लेखनी चली तो वे बहते चले गए। वे यह भी भूल गए कि यह पत्र अमरों के नाम है। घर छोड़ने का उद्देश्य, कानपुर में उठाई गई तकलीफें, घर के प्यार की कमी, पराए गांव में रहने की बात, उन्होंने सब कुछ कागज पर उतार दिया। पत्र लिखकर मन हल्का हुआ। पुनः चिट्ठी पढ़ी, लेकिन इस बार मन की भावुकता बढ़ी, विचित्र महसूस होने लगी। तभी उन्होंने दादी जी की चित का स्मरण हो आया। घर पत्र लिखने का मतलब गृहस्थी के बंधनों में फंसने का भय था। उन्होंने उसी समय चिट्ठी फाड़कर फेंक दी। बहुत दिनों तक स्वयं को रोकने के बाद अंततः उन्होंने अपने मित्र रामचंद्र को एक पत्र लिखा। मैं यहाँ सकुशल हूँ। यहाँ के नेशनल स्कूल में मैं हेडमास्टर का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मुझे घर की चिंता हो रही है। इसलिए मेरे घर जाकर तथा सब हाल जानकर मुझे पत्र लिखना, दादी जी के स्वास्थ्य के बारे में भी सूचित करना, परंतु वहाँ किसी को मत बताना तुम्हें मेरी चिट्ठी मिली है, और न ही किसी को मेरा पता बताना। तुम्हें मेरी कसम, हमारी दोस्ती कसम। अगले दिन ही उन्होंने पत्र डाक में डाल दिया। ये कुछ संस्करण भगत सिंह के नाम, ये कुछ अध्याय भगत सिंह, अमर शहीद भगत सिंह के थे। अब तब तक के लिए हम विराम चाहते हैं। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। अमर शहीद भगत सिंह के बारे में जानेंगे, वे किस तरह देश के ऊपर अपने पारिवारिक माहौल को छोड़ दिया, अपने खुद की ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया और अमर शहीद भगत सिंह कहलाए। आइए अगले अध्याय में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए।